नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरियन की जो पहली यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान जगत, उसका सेकंड पार्ट। एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने विचार के बारे में पढ़ा। विचार के बाद में अपन ने विचार से क्या बनता है भाई, विचार से ज्ञान और ज्ञान से अनेक विषयों का और विषयों से मिलकर विषय जगत या अपन कह सकते हैं ज्ञान जगत का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे आज की कक्षा में कि ज्ञान जगत की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली विशेषता की अगर अपन बात करें तो इन्फिनिट क्या बोलते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। और जगत है मतलब अपन जैसे कि ज्ञान जगत बोलते हैं वैसे ही ज्ञान इन्फिनिट जगत। तो देखो, ज्ञान की अनंत वृद्धि होती है, बिल्कुल, और यह लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखो, ज्ञान की अनंत वृद्धि होती है, लगातार बढ़ रहा है। देखो, जैसे कि अपन को पता है कि प्राचीन समय में ज्ञान की एक निश्चित सीमा तक की लोगों को जानकारी थी। धीरे धीरे समय के साथ नए नए शोध होते हैं, उनके ऊपर उनको कसौटी, तरह तरह के आयाम कसौटी पे उनको परखा जाता है और फिर जो नवीन शोध होते हैं वो उनमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो इससे ज्ञान की क्या होती है, अनंत वृद्धि होती है और ये लगातार बढ़ रहा है। आगे की लाइन में देखो, इसीलिए ज्ञान के ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान को शामिल किया जाता है। देखो, ज्ञान के ब्रह्मांड में पुराने ज्ञान को भी शामिल करते हैं, नवीन को भी शामिल करते हैं, जो भविष्य में जो आएगा उसको भी शामिल किया जाएगा। तो दूसरी चीज अगर बात की, जो अपन को ज्ञात है मतलब जो जानकारी में है, और जो जानना है मतलब जो अज्ञात है, उसको भी क्या किया जाता है, ज्ञान के ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं कि ज्ञान जगत या विषय जगत में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन इसकी विशेषता क्या होगी कि ज्ञान क्या होता है, अनंत होता है। फिर आगे देखो, दूसरे में आगे की लाइन में, ज्ञान के ब्रह्मांड में जो पहले से ज्ञान है वह अनंत है और जो जानना है वो भी अनंत है। मतलब ज्ञान के ब्रह्मांड में जो पहले से ज्ञान है वह क्या भाई, अनंत है, और जो अपन को जानना है वो भी अनंत है। मतलब पहले से जो अपने पास ज्ञान है, सारा ज्ञान, वो भी अनंत है, मतलब उसका अंत नहीं है, और जो जानेंगे उसका भी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। तो देखो, दूसरी विशेषता है डायनेमिक। इसमें क्या होता है, ज्ञान जगत गतिशील प्रकृति का होता है। शोध एवं विकास के नए नए परिणामों निष्कर्षों से निरंतर नए विचारों का उदय होने के कारण नवीन ज्ञान व विषय की उत्पत्ति होती है। अब देखो कि ज्ञान जगत क्या होता है, गतिशील प्रकृति का होता है। कैसे होता है, देखो कि तरह तरह के शोध और विकास से नए परिणामों और निष्कर्षों से, मतलब तरह तरह के शोध और विकास होते हैं, उनसे उनके नए नए परिणाम आते हैं और उनसे नए नए निष्कर्ष निकलते हैं, जो क्या करते हैं, उनसे क्या होता है, नवीन ज्ञान का उत्पत्ति होती है और ज्ञान से नवीन विषय की उत्पत्ति होती है। तो देखो, इसी प्रकार क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, डायनेमिक है, गतिशील। फिर बात आती है निरंतरता। निरंतरता का मतलब लगातार चलने वाला। तो देखो, ऊपर की लाइन में अपन ने पढ़ा है कि शोध एवं विकास से नवीन नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो लगातार उसमें क्या होता है, ज्ञान जगत में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद में अगली अपनी विशेषता है अंतहीन। ज्ञान जगत अशांति की स्थिति में है और समय के साथ साथ जानने की सीमाएं भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। आज अपन किसी, जैसे सब प्राचीन समय में जो ज्ञान हुआ करता था वो बोल के दिया जाता तो सीमित ज्ञान था, फिर लिख के दिया जाने लगा। और आजकल आपको बताया, गूगल जो अपना है, गूगल बाबा, उस पर आप जो चाहो वो जान सकते हो। और हर आदमी की जानने की इच्छा भी निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ज्ञान जगत क्या है, अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है। देखो, प्रयोग में पुराने सिद्धांतों की शक्ति से जांच की जाती है और नए नवाचार पुराने सिद्धांतों की जगह लेते हैं। जब शक्ति से जांच की जाती है तो उनमें जो भी परिवर्तन मतलब महसूस होता है या जो बदलाव करने की आवश्यकता फील होती है, उसी से क्या कर लिया जाता है, नए नवाचार पुराने सिद्धांतों की जगह ले लेते हैं। फिर आगे देखो, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी, मतलब ज्ञान केवल एक ही दिशा में नहीं बढ़ता, विषयों का विकास कई दिशाओं में होता है। तो देखो, एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशन भी क्या होता है, ज्ञान जगत की विशेषता होती है। अब देखो, रंगनाथन ने ज्ञान जगत को जो मतलब जो ज्ञान जगत का विकास है उसको वटवृक्ष के विकास की तरह रेखांकित किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान जगत के विकास को वटवृक्ष के विकास की तरह रेखांकित किसने किया, तो डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। जिसमें क्या किया है, जिसमें नवीन शाखाओं के साथ उप शाखाओं का भी विकास होता रहता है। कई विषयों के प्रभाव से नवीन विषय का उदय होता है। देखो जी, क्या कहा रंगनाथन ने कि ज्ञान जगत के विकास को वटवृक्ष के विकास की तरह, ये देखो, वटवृक्ष के विकास की तरह रेखांकित किया, जिसमें नवीन ज्ञान के साथ उपशाखाओं का भी विकास होता है। देखो, जैसे वट के वृक्ष के मेन शाखा से नीचे आके काफी सारी शाखाएं निकल सकती है, वैसे इन्होंने कहा है कि जो ज्ञान जगत का विकास हो वटवृक्ष के विकास की तरह,
जिसमें नवीन शाखा तो आती है, साथ में उपशाखाओं का भी क्या होता है, विकास होता है। कई विषयों के प्रभाव से नवीन विषयों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। ये किसने कहा भी, रंगनाथन ने कहा है। वैसे देखो बहुदिशात्मक और बहुआयामी दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन कई बार आपको मल्टी डायमेंशन भी मिल जाता है और कई बार मल्टी डायरेक्शनल भी मिल जाता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशन भी ज्ञान जगत की विशेषता है और मल्टी डायरेक्शनल भी ज्ञान जगत की विशेषता है। फिर देखो इसमें अगली जो विशेषता है और इसकी लास्ट विशेषता है वो विघटन और सम्मिलन। एक विषय टूटकर कई नवीन विषयों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहली ध्यान देखो, विघटन मतलब टूटना, सम्मिलन मतलब मिलके नया विषय बनना। अब देखो आगे है विषय जगत की संरचना। जो ज्ञान जगत या विषय जगत है उसकी संरचना से संबंधित। तो देखो इसमें 3 बिंदु पे अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ही अपनी जो बिंदु आती है दोस्तों वो आती है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी जिसको हिंदी में द्विविभाजन बोला जाता है। डाइकोटोमी को हिंदी में द्विविभाजन बोला जाता है। फिर है आपका डिकेकोटमी, डिकेकोटोमी जिसको 10 विभाजन बोला जाता है। देखो पहला है डाइकोटोमी, दूसरा आपका है डिकेकोटमी और तीसरा आपका हो गया पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी मतलब द्विविभाजन। पहला आपका द्विविभाजन, दूसरा आपका हो गया 10 विभाजन और नेक्स्ट आपका हो गया बहुविभाजन। तो देखो अपन 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विविभाजन, जिसको आप बोलोगे डाइकोटोमी। अब देखो इसका अर्थ है कि 2 में विभाजन। कहने का मतलब देखो कि जैसे कोई भी एक बिंदु है आपकी, इस बिंदु से 2 शाखाएं निकलेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुख्य बिंदु से 2 निकल गई, फिर इस मुख्य बिंदु को 2 भागों में बांट दिया, देखो इस तरीके से, फिर इसको भी 2 भागों में बांट दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रत्येक को क्या कर दिया जाता है, 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसी तरीके यही क्या है आपका डाइकोटोमी है कि देखो प्रत्येक को क्या करेंगे भाई, 2 भागों में बांट देंगे इस तरीके से, एक के बाद एक। अब देखो आगे चलोगे तो इनको भी क्या कर दोगे, 2 भागों में बांट दोगे, फिर आगे चलो इसको भी 2 भागों में बांट दोगे। तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि शाखाओं में बांट दिया जाता है। देखो इसका अर्थ है 2 में विभाजन। अब विषय जगत में 2 भागों में, देखो इसमें विषय जगत को 2 भागों में, फिर पुनः 2 भागों में, फिर पुनः 2 भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे जीव विज्ञान को जूलॉजी व बॉटनी में, ठीक है। अब देखो पहले एक लाइन में आएगी, इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना था। चलो दोबारा बता देता हूँ, द्विविभाजन। द्विविभाजन में इसका अर्थ है 2 में विभाजन। अब देखो सबसे पहले इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भाई अपन को याद रखना है एक तरीके से, ये जो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन से विभाजन को बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका द्विविभाजन है उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई विषय जगत को 2 भागों में, फिर 2 भागों में, फिर 2 भागों में, फिर 2 भागों में, इसी तरीके से बांटा जाता है। जैसे देखो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को जूलॉजी और बॉटनी में बांट दिया। फिर जो बॉटनी है उसको भी अलग अलग, जैसे जो प्लांट होते हैं अलग अलग, जो मतलब फूल वाले प्लांट, बिना फूल वाले प्लांट, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। अब देखो आगे वापस एक महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, द्विविभाजन के योजनाबद्ध निरूपण को पोरफ्री का वृक्ष कहा जाता है। बिल्कुल जी, द्विविभाजन के योजनाबद्ध निरूपण को पोरफ्री का वृक्ष कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पोरफ्री का वृक्ष किस विभाजन से संबंधित है, द्विविभाजन से संबंधित है। अब देखो पोरफ्री कौन था, एक महान रोमन दार्शनिक था, महान रोमन दार्शनिक थे पोरफ्री, और यह अरिस्टो की ज्ञान वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। क्या भाई, ये आपकी जो द्विविभाजन पद्धति है वो क्या है, अरिस्टो की ज्ञान वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखो, द्विविभाजन पद्धति को स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। देखो पहला नाम आ रहा था बाइनरी क्लासिफिकेशन भी के नाम से भी जाना जाता है, और द्विविभाजन पद्धति को स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। तो ये था अपने द्विविभाजन के बारे में। अब अपन बात करते हैं 10 विभाजन। 10 विभाजन डिकेकोटमी, यह 10वें विभाजन को दर्शाता है। मतलब जैसे उसमें था ना 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, वैसे इसमें 10 में, पुनः 10 में, फिर पुनः 10 में। देखिएगा 10 भागों में, फिर पुनः 10 भागों में, फिर पुनः 10 भागों में विभक्त किया जाता है। तो यह क्रम क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता ही जाता है। अब देखो डीडीसी व यूडीसी में 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 10 विभाजन पद्धति को किस में अपनाया गया, डीडीसी व यूडीसी में 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया है। अब देखो एक और नीचे देखो, 1876 में मेलविल डेवी द्वारा विषय जगत के वर्गीकरण, मतलब डीडीसी। अब देखो डीडीसी का राइटर कौन थे भाई, मेलविल डेवी।
मेलविल डेवी ने डीडीसी का 1876 में निर्माण किया और उसमें किसको शामिल किया, 10 विभाजन पद्धति को शामिल किया और वहीं से क्या हुआ, 10 विभाजन जो पद्धति है उसको लोकप्रियता हासिल हुई। तो देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 भागों में, सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि 10 भागों में फिर पुनः 10 भागों में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो डीडीसी और जो यूडीसी है उसमें क्या है, 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 1876 में मेलविल डेवी ने किसकी, डीडीसी, तो डीडीसी के कब अस्तित्व में, 1876 में कौन था लाने वाला, मेलविल डेवी। उसने उसमें कौन सी विभाजन पद्धति का उपयोग किया भाई, 10 विभाजन पद्धति का उपयोग किया। तो देखो पहले अपन ने बात की थी द्विविभाजन की, द्विविभाजन के बाद में अपन ने बात कर ली 10 विभाजन की, और अब अपन बात करेंगे पॉलीकोटोमी बहुविभाजन पद्धति का। अब देखो इसमें भी इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका अर्थ है कि कई भागों में विभाजन। देखो इसमें विभाजन फिक्स नहीं होती, कई विभागों में विभाजन होगा। अब कई में भी देखो आगे पढ़ते हैं पहले कि विषय जगत को वर्गीकृत करने के लिए यह उपयोगी विधि है। इसका अभ्यास 2 तरह से किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको भी 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहली आती है वो सीमित पॉलीकोटोमी और दूसरी आपकी आती है असीमित। ये पहली हो गई और आपकी दूसरी हो गई असीमित पॉलीकोटोमी। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले सीमित पॉलीकोटोमी की बात करते हैं कि प्रत्येक चरण में संख्या निश्चित व पूर्व निर्धारित होती है। कि जैसे ही आप कोई चरण स्टार्ट करते हैं, विभाजन करना स्टार्ट करते हैं, तो प्रत्येक चरण में क्या होती है, संख्या पहले से निश्चित कर दी जाती है। जैसे मान लो कि भाई 15 करना है, 20 भागों में करना है, 5 में करना है, 4 में करना है, और वो जो क्या होती है पूर्व से निर्धारित होती है। लेकिन असीमित पॉलीकोटोमी में क्या होता है कि जो विभाजन करना है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और वह क्या करेगा, उस आवश्यकता पर निर्भर करेगा जब आप विभाजन कर रहे हो। पहले से कुछ भी क्या नहीं होता, प्री प्लान इसमें नहीं होता। तो देखो वापस थोड़ा सा रिपीट करते हैं अपन कि विषय जगत की संरचना से पहले एक बार अपन वापस देखो कि ज्ञान जगत की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आपकी जो होगी वो आपकी है इन्फिनिट या अनंत जगत, दूसरी आपकी है डायनेमिक, तीसरी निरंतरता, चौथी अंतहीन, फिर अगली है बहुआयामी, और देखो बहुदिशात्मक, और विघटन और सम्मिलन। ये तो क्या हो गई, ज्ञान जगत की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में विषय जगत की संरचना की बात करें तो डाइकोटोमी, डिकेकोटोमी और पॉलीकोटोमिक 3 क्या होती है, विषय जगत की संरचना होती है। 10 द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन, इनको हिंदी में बोला जाता है। फिर अपन ने द्विविभाजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में 10 विभाजन और फिर बहुविभाजन। तो दोस्तों ये इसके आगे देखो जो बहुविभाजन है, इसी के अंदर इस पद्धति का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है भाई, सीसी। देखो यूडीसी और डीडीसी आपके 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण थे, और इस पद्धति मतलब कौन सी का, बहुविभाजन पद्धति, सीसी पद्धति। सीसी जो आपका है वो किसका उदाहरण है भाई, बहुविभाजन पद्धति का उदाहरण है। नीचे देखो सीसी एक, तो फिर एलसीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में बहुविभाजन का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें भाई कि सीसी, एलसीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में बहुविभाजन का प्रयोग हुआ है। अब देखो इस क्लासिफिकेशन जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है इसके बारे में वर्णन देखो कि सर्वप्रथम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में सीए कटर ने बहुविभाजन पद्धति का प्रयोग किया। देखो अब देखिए वापस, सीसी, एलसीसी और एक्सपेंसिव में बहुविभाजन पद्धति का, पॉलीकोटोमी पद्धति का प्रयोग हुआ है, और सर्वप्रथम जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में सीए कटर ने क्या किया, बहुविभाजन पद्धति का प्रयोग किया। अब देखो ये जो सीए कटर है इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था चार्ल्स एमी कटर। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी कक्षा। जल्दी मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर इसी का अगला पार्ट लेके। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि बहुत जल्द हम आपके लिए लाइब्रेरियन से संबंधित टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के क्वेश्चन शामिल होंगे, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। हम यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।